गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन्स लाइन स्पेक्ट्रम बाई बोर्स एटॉमिक थ्योरी और बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल के बेस पे हाइड्रोजन एटम की लाइन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन। क्लियर है टॉपिक क्या है? तो देखिए, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पर चलते हैं। और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हमने दो ड्रॉबैक्स बताए थे। सेकंड ड्रॉबैक जो था वो हमने कहा था कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है उससे कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट होनी चाहिए। देखिए डायग्राम हमने ये दिखाया था। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हम देख चुके हैं, उसके ड्रॉबैक्स भी देख चुके हैं। मैं वापस आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। हमने कहा था कि न्यूक्लियस ये जो प्लस बना रखा है वो न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। रदरफोर्ड ने ऐसा ही बताया था अपने एटॉमिक मॉडल में। रदरफोर्ड ने कहा था कि एटम के सेंटर पर एक छोटे से वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेट होता है एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज, जिसको न्यूक्लियस नाम दिया था उसने। और न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्यूशन कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। ऐसा कहा था किसने? रदरफोर्ड ने। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अराउंड किसी ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करता हुआ माने तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। कौन सी प्रॉब्लम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बोलती है कि कोई एक्सलेटेड चार्ज्ड पार्टिकल जो है वो जब मूव करता है तो वो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करता है। इट मीन्स एनर्जी का अमिशन होगा उससे, तो उससे एनर्जी इमिट होगी तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाएगी। कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी तो उसकी ऑर्बिट की रेडियस भी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाएगी, उसकी एनर्जी भी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाएगी। फाइनली वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो ऐसा एटम स्टेबल नहीं होगा। और उसकी एनर्जी हम यहाँ बता के चल रहे हैं कि कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अमिशन करता जाएगा। तो वो जो इमिटेड रेडिएशन है उसमें सभी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होनी चाहिए। इट मीन्स किसी एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या हुआ? उसमें सभी फ्रीक्वेंसीज और सभी वेवलेंथ्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होनी चाहिए। सभी फ्रीक्वेंसीज और सभी वेवलेंथ्स के रेडिएशन एग्जिस्ट करने चाहिए। किसमें? एटॉमिक स्पेक्ट्रम में। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा पाया गया कि एटम का जो स्पेक्ट्रम है उसमें सभी फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट नहीं करती, सभी वेवलेंथ्स एग्जिस्ट नहीं करती, सभी फ्रीक्वेंसीज के रेडिएशन एटॉमिक स्पेक्ट्रम में देखने को नहीं मिलते। कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज और कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स के रेडिएशन ही एटॉमिक स्पेक्ट्रम में देखने को मिले एक्सपेरिमेंट्स में। क्लियर बात? तो ऐसे स्पेक्ट्रम को लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं हम, जिसमें कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज और कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स के रेडिएशन ही देखने को मिले, लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स तो बोलते हैं कि एटम का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं है। जबकि रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी को मान के चलें तो फिर उसके अकॉर्डिंग एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए इसकी हमने डिटेल में पहले बात की है, फिर से मैंने आपको रिकॉल करवा दिया है। क्लियर बात? तो ये एक ड्रॉबैक था किसका? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, जिसको बोर अपने एटॉमिक मॉडल में दूर कर रहा है। देखिए, बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल 3 पोस्टुलेट्स की फॉर्म में दिया है, जिनकी हम बात भी कर चुके हैं। लेकिन फिर से मैं आपको एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ। देखिए, बोर का जो फर्स्ट पोस्टुलेट था उसमें उसने कहा था कि स्टेशनरी और स्टेबल ऑर्बिट्स में रिवॉल्यूशन करता हुआ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट नहीं करता है। तो जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट नहीं करेगा, एनर्जी इमिट नहीं करेगा, तो उसकी एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी भी नहीं फिर। और कंटिन्यूसली डिक्रीज नहीं होगी तो एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होगा। अभी हमने कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की बात तो इसलिए की थी क्योंकि वो जो एक्सलेटेड इलेक्ट्रॉन था न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्यूशन करता हुआ,
वो हम बोल लेते हैं कि वो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करेगा। इट मीन्स कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करेगा, तो कंटिन्यूसली उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी। कंटिन्यूसली एनर्जी डिक्रीज होने का मीनिंग हो गया कि वो जो रेडिएशन इमिट कर रहा है, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट कर रहा है, उसमें सभी फ्रिक्वेंसीज के रेडिएशंस एग्जिस्ट करने चाहिए। जबकि एटॉमिक स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट्स में जो देखा गया है वो उसमें सभी फ्रिक्वेंसीज नहीं मिली है, उसमें कुछ स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज के रेडिएशन ही देखने को मिले हैं। तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा है, देखिए ये बोल रहा है कि सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स में रिवोल्यूशन करता हुआ इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट नहीं करता है। तो फिर कब करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट, उसकी बात बोर ने की है अपने थर्ड पोस्टुलेट में। देखिए थर्ड पोस्टुलेट में बोर ने बात की है कि इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करता है, केवल तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट होते हैं या एब्जॉर्प्शन होता है उनका। देखिए एब्जॉर्प्शन तो कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन किसी लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल में जंप करे, तब तो होगा एब्जॉर्प्शन किसका, रेडिएशंस का। लेकिन इलेक्ट्रॉन किसी अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करे तो उस केस में फिर एमिशन होगा रेडिएशंस का। तो इस केस में रेडिएशंस इमिट होगी, इस केस में रेडिएशंस एब्जॉर्ब होगी। क्लियर बात। तो ये एब्जॉर्प्शन की एमिशन की जो बात है वो केवल तब है जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में या एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करता है, केवल तभी। एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन जब वो कर रहा होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट नहीं करता। इट मीन्स उसकी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है, अनचेंज्ड रहती है, वो एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के साथ ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन कर रहा होता है। तो ये एब्जॉर्प्शन एमिशन वाली बात कब है, जब एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में, क्लियर है, एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में वो ट्रांजिशन करता है, तब की बात है ये। इसके लिए फॉर्मूला भी हमने बताया था कि जब वो एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में ट्रांजिशन करता है तो कितनी फ्रिक्वेंसी के फोटोन इमिट होंगे या कितनी फ्रिक्वेंसी के फोटोन का एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये हमने फॉर्मूला बताया था h/nu = En2 - En1। देखिए जैसे ये हाई अपर एनर्जी लेवल है, ये लोअर एनर्जी लेवल है, या यूँ बोल लीजिए ये अपर ऑर्बिट है, ये लोअर ऑर्बिट है। तो अपर ऑर्बिट में उसकी एनर्जी ज़्यादा है En2, लोअर ऑर्बिट में उसकी एनर्जी कम है En1। क्लियर बात। ये N1 ऑर्बिट है, ये N2 ऑर्बिट है, N1 N2। तो कैसे बताया आपने, h/nu = En2 - En1, एनर्जी ऑफ अपर एनर्जी लेवल माइनस एनर्जी ऑफ लोअर एनर्जी लेवल। अपर एनर्जी लेवल की एनर्जी में से लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर दें और उसको h/nu के इक्वल कर दें, तो यहाँ से हमें न्यू मिल जाएगा। न्यू = क्या मिलेगा, En2 - En1/h। तो इतनी फ्रिक्वेंसी के रेडिएशन इमिट होंगे ऊपर से नीचे आने पर, और इतनी फ्रिक्वेंसी के रेडिएशंस जो है उनका एब्जॉर्प्शन होगा नीचे से ऊपर जाने के केस में। क्लियर बात। तो ये हमने बोर एटॉमिक मॉडल के थर्ड पोस्टुलेट में इसकी बात की थी। अब देखिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हाइड्रोजन एटम के लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करेंगे कि हाइड्रोजन एटम जो है उसके स्पेक्ट्रम में कुछ स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही एग्जिस्ट क्यों करती है। सभी फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में एग्जिस्ट क्यों नहीं करती, उसको हम फॉर्मूले से प्रूव करेंगे। अभी एक फॉर्मूला मिलेगा हमें, उस फॉर्मूले से हम इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए उसके लिए हमने यहाँ एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है, nth ऑर्बिट के किसी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। टोटल एनर्जी में दो टाइप की एनर्जी हमने बताई थी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखिए हमने एक टॉपिक देखा था इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी के लिए, nth ऑर्बिट के किसी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी के लिए हमने एक टॉपिक देखा था। उस टॉपिक में हमने En = -z² n² me⁴/8ε0² ये फॉर्मूला बताया था। इसी फॉर्मूले को देखिए आप, यहाँ डायरेक्ट मैंने यूज लिया है इस टॉपिक में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस फॉर्मूले से स्टार्ट होगा।
इसी फॉर्मूले के बेस पे हम हाइड्रोजन एटम के लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करेंगे। इट मीन्स ये प्रूव करेंगे कि हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में कुछ स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज के रेडिएशंस ही देखने को मिलेंगे, सभी फ्रिक्वेंसी के रेडिएशन उसमें एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो देखिए, हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब किसी अपर ऑर्बिट से किसी लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिशन करता है तो उस केस में फोटोन इमिट होते हैं, रेडिएशन इमिट होते हैं। रेडिएशन में फोटोन होते हैं, रेडिएशन में एनर्जी होती है और एनर्जी जो है वो फोटोन्स की फॉर्म में, एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में इमिट होती है। फोटोन किसको बोलते हैं? एनर्जी के पैकेट को। तो ये जो रेडिएशन इमिट हो रही है, इस रेडिएशन में एनर्जी है और वो एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में होती है। उन्हीं पैकेट्स को हम फोटोन बोलते हैं। तो कुछ फोटोन्स का एमिशन होता है कब? जब अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में, या यूँ बोल लीजिए अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में वो ट्रांजिशन करता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन दिखाया है मैंने। तो इलेक्ट्रॉन किसी अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब ट्रांजिशन करता है तो एनर्जी इमिट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट होती है, रेडिएशन का एमिशन होता है। इट मीन्स फोटोन इमिट होते हैं। तो वो जो रेडिएशन है जो कि यहाँ इमिट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर से नीचे आने के केस में, उनकी फ्रिक्वेंसी अगर मैं न्यू लेके चलूँ, उस रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी न्यू लेके चलूँ, तो अभी हमने फॉर्मूला बताया था बोर एटॉमिक मॉडल के थर्ड पोस्टुलेट से, एच न्यू इज इक्वल टू EN2 माइनस EN1, EN2 माइनस EN1। ये जो अपर ऑर्बिट है उसकी एनर्जी माइनस लोअर ऑर्बिट की एनर्जी, जिस ऑर्बिट से वो जिस ऑर्बिट में आ रहा है, तो हमें अपर माइनस लोअर करना होता है, अपर माइनस लोअर करना होता है। तो अपर ऑर्बिट की एनर्जी माइनस लोअर ऑर्बिट की एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है? यहाँ प्लांक कांस्टेंट है। क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। इट मीन्स दोनों एनर्जी लेवल्स की जो एनर्जी जो है उनके डिफरेंस के इक्वल एनर्जी वाले फोटोन का एमिशन होगा इस केस में। तो देखिए, अब मुझे किसका वैल्यू चाहिए? EN1 का वैल्यू चाहिए, EN2 का वैल्यू चाहिए। EN1 क्या है? ऑर्बिट N1 में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। ये क्या है? ऑर्बिट N2 में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, या यूँ बोल लीजिए एनर्जी लेवल N1 में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये है और एनर्जी लेवल N2 में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये है। क्लियर बात? और किसी nth ऑर्बिट के लिए हम टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये बताते हैं। तो ये तो nth ऑर्बिट के लिए है, मुझे N1 ऑर्बिट के लिए बताना है तो n के प्लेस पे क्या कर दूंगा मैं? N1। और N2 ऑर्बिट के लिए बताना है एनर्जी, तो मैं n के प्लेस पे N2 पुट कर दूंगा। तो इसी फॉर्मूले में एक बार n के प्लेस पे N1 पुट कर देंगे तो हमें EN1 मिल जाएगा। देखिए, n के प्लेस पे N1 पुट करते ही EN1 बन जाएगा और n के प्लेस पे N2 पुट करते ही EN2 बन जाएगा। क्लियर बात? तो ऐसा ही हमने किया है, n के प्लेस पे N1 पुट कर दिया है तो फिर यहाँ भी n के प्लेस पे N1 पुट करना होगा तो हमें मिल जाएगा EN1। ऐसा ही किया है मैंने। देखिए, एज इट इज इसी को लिखा है, बस n के प्लेस पे दोनों जगह N1 पुट कर दिया है। ऐसे ही जब मैं EN2 निकालूंगा तो यहाँ इन दोनों जगह n के प्लेस पे N2 पुट कर दूंगा तो EN2 इज इक्वल टू माइनस (Z²/N2²) और ये एज इट इज। क्लियर बात? ये दोनों मैंने क्यों निकाले? क्योंकि मुझे फ्रिक्वेंसी चाहिए, न्यू चाहिए, और न्यू के लिए EN2 एंड EN1 के वैल्यू चाहिए, जो कि इक्वेशन नंबर 1 से निकाल लिए हमने। ये फॉर्मूला हम पहले देख चुके हैं। इसी फॉर्मूले से हमने ये दोनों ऑर्बिट्स के लिए, इन दोनों ऑर्बिट्स के लिए एनर्जी बता दी है, टोटल एनर्जी बता दी है इलेक्ट्रॉन की। क्लियर बात? अब देखिए, EN2 के प्लेस पे ये पुट करिए और EN1 के प्लेस पे ये पुट करिए। ऐसा ही हमने किया है। तो एच न्यू इज इक्वल टू, देख सकते हैं आप, ये वाला पुट किया है मैंने यहाँ, और फिर माइनस है, और फिर ये वाला पुट किया है यहाँ, लेकिन एक माइनस तो ये है और एक माइनस फिर इसमें भी है, तो दो माइनस होंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस वाला जो टर्म है, जो सेकंड टर्म है वो प्लस हो जाएगा, फर्स्ट टर्म माइनस है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, इसको पॉजिटिव टर्म को, देखिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया है, तो पॉजिटिव टर्म को पहले लिख लिया है, नेगेटिव टर्म को बाद में लिखा है। क्लियर बात? अब इन दोनों में सब कुछ कॉमन है, किसको छोड़कर? 1/N1², 1/N2² को छोड़कर
सब कॉमन है, देख सकते हैं आप। तो देखिए Z² Me4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H², ये इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन ले लिया। फिर यहाँ से क्या बचा 1/N1² माइनस है ही, यहाँ से क्या बचा 1/N2²। जहाँ देखिए N2 जो है वो अपर ऑर्बिट है, N1 जो है वो लोअर ऑर्बिट है, इसीलिए मैंने N2 > N1 बोला है, N2 > N1 बोला है। क्लियर है बात। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो फॉर्मूला चल रहा है इसमें N1 का वैल्यू कम है, N2 का वैल्यू ज़्यादा है। इट मीन्स N2 अपर ऑर्बिट है, N1 लोअर ऑर्बिट है। किसके इक्वल मिला ये हमें, एच न्यू के इक्वल मिला। हम ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे फ्रिक्वेंसी चाहिए, वेवलेंथ चाहिए, फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ चाहिए। किसके लिए, ये जो रेडिएशन इमिट हो रही है, ये जो फोटोन इमिट हो रहा है, कब, जब इलेक्ट्रॉन अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिशन कर रहा है, तो जो रेडिएशन इमिट हो रही है उस रेडिएशन के लिए फ्रिक्वेंसी एंड उस रेडिएशन के लिए वेवलेंथ का फॉर्मूला हम डेराइव करने जा रहे हैं इस डेरिवेशन में। तो वो जो फॉर्मूला मिलेगा हमें फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ का, उसी से हम दिखाएंगे कि देखिए यहाँ फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ के कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही पॉसिबल है, सभी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स इमिटेड रेडिएशन में कुछ स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी के रेडिएशन ही एग्जिस्ट करेंगे, सभी फ्रिक्वेंसी के रेडिएशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इट मीन्स एटॉमिक स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होगा, लाइन स्पेक्ट्रम होगा, उसमें कुछ स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज ही एग्जिस्ट करेगी। क्लियर है बात। तो इसके लिए हमें न्यू का फॉर्मूला चाहिए, फिर लेमडा का फॉर्मूला चाहिए। तो न्यू का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, एच को इधर ले जाइए, तो यहाँ एच है, यहाँ H² है, नीचे यहाँ डिनोमिनेटर में H³ हो जाएगा, जब ये एच इधर जाएगा तो न्यू इजिकल टू, देखिए नेक्स्ट पेज पे, न्यू इजिकल टू Z² Me4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H³ कर दिया है। क्लियर है। 1/N1² माइनस 1/N2²। अब अगर आप जनरल फॉर्मूला डेराइव करना चाहते हैं किसी भी एटम के लिए, तो आप Z के प्लेस पे 1 पुट मत करिए। अदरवाइज अगर आपको हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेक्ट्रम की बात करनी है केवल, तो यहाँ पर Z के प्लेस पे 1 पुट कर दीजिए। मैं हाइड्रोजन एटम की लाइन स्पेक्ट्रम को प्रूव करने जा रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ Z के प्लेस पे 1 लेके चल रहा हूँ। लेकिन आप Z के प्लेस पे 1 नहीं भी लेके चलें तो लास्ट में फॉर्मूले में आपको यहाँ RZ² मिलेगा। देखिए यहाँ Z² था, तो मैंने Z के प्लेस पे 1 पुट कर दिया है, इसलिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो Z² रिमूव हो गया है आगे के स्टेप्स में, जो कि न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में था। तो यहाँ फाइनली ये जो फॉर्मूला मिला है हमें, यहाँ Z² मिलेगा। अगर हम जनरल फार्मूले की बात करते हैं तो Z², ध्यान रखिएगा इसको आप, क्योंकि कई बार हमें ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ जाता है। किसके लिए, हीलियम आयन के लिए, He+ के लिए कई बार हमें अप्लाई करना पड़ जाता है Li2+ के लिए भी। तो उस केस में फिर हमें Z भी चाहिए होता है, एटॉमिक नंबर भी चाहिए होता है। हाइड्रोजन के लिए तो एटॉमिक नंबर 1 है, तो मैं यहाँ केवल हाइड्रोजन के लिए बता के चल रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है कि अगर He+ के लिए या Li2+ के लिए ये फॉर्मूला पूछ ले हमें, तो फिर यहाँ RZ² होता है, RZ²। क्लियर है, क्योंकि फॉर्मूले में Z² है, लेकिन वो Z² आगे हट गया है, क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन एटम के लिए Z का वैल्यू एटॉमिक नंबर होता है 1, तो 1 यहाँ पुट करेंगे तो 1² 1 ही होगा। क्लियर है बात। तो न्यू इजिकल टू Me4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H³ और ये एज इट इज। क्लियर है बात। ये किसका फॉर्मूला है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द इमिटेड रेडिएशन, फ्रिक्वेंसी ऑफ द इमिटेड फोटोन। अब देखिए फ्रिक्वेंसी का हम फॉर्मूला जानते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ इजिकल टू फ्रिक्वेंसी। ये फॉर्मूला हम क्लास 11 से जानते हैं। किसके लिए, रिलेशन बिटवीन फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वैसे यहाँ V आता है, वेलोसिटी V, लेकिन यहाँ रेडिएशन की बात चल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात चल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात चल रही है। उन्हीं का एमिशन होगा जब इलेक्ट्रॉन अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है उनकी स्पीड हम बता के चलते हैं c के इक्वल।
तो यहाँ वी के प्लेस पे, वेलोसिटी के प्लेस पे हमने सी लिया है। अदरवाइज फॉर्मूला जो होता है वो होता है न्यू इजिकल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। लेकिन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उनकी वेलोसिटी सी से बताई जाती है। वैक्यूम में उनकी वेलोसिटी सी होती है, और यहाँ हम किसी मीडियम की बात नहीं करके चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं, फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ वी के प्लेस पे सी ले लिया गया है। क्लियर है बात। तो न्यू के प्लेस पे मैंने सी अपॉन लेमडा पुट कर दिया है। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे लेमडा चाहिए। क्या चाहिए? लेमडा चाहिए। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला ये मिल गया है। इसकी एक फॉर्म अभी और बताएंगे, क्योंकि ये अभी लेंदी फॉर्म है, ये कांस्टेंट टर्म्स की फॉर्म में मिला है हमें, तो इतना टिपिकल फॉर्म हमें लर्न नहीं रहेगा, याद नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं अभी इसकी इजी फॉर्म की भी बात करूँगा, इसीलिए मैंने इसको बॉक्स में बंद नहीं किया है। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला तो मिल गया है, लेकिन बॉक्स में बंद नहीं किया है, क्योंकि ये आपको लर्न नहीं करना है। देखिए, न्यू के प्लेस पे सी अपॉन लेमडा पुट कर दिया है, तो ये मिला। अब ये जो सी है, जो कि यहाँ मल्टीप्लाई में है, न्यूमरेटर में है, ये इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा RHS में। तो देखिए RHS जो है वो एज इट इज है, लेकिन ये जो सी है वो यहाँ ले आए हम, तो H³ हो गया। इट मीन्स 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू m e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H³C। ये एज इट इज। क्लियर है बात। अब 1 अपॉन लेमडा को हम बोलते हैं वेव नंबर। वेव नंबर जिसको हम न्यू बार से डिनोट कर रहे हैं, न्यू बार वेव नंबर बोलते हैं इसको। देखिए, लेमडा वेवलेंथ में एक वेव एग्जिस्ट करती है। एक वेव कितनी लेंथ में एग्जिस्ट करती है? इस तरीके से देखिए, इसको वेव नंबर हम क्यों बोल रहे हैं। किसी वेव में यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसी को हम लेमडा बोलते हैं। यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, तो लेमडा डिस्टेंस में, लेमडा वेवलेंथ में कितनी वेव एग्जिस्ट करती है? यहाँ से यहाँ तक एक वेव मान के चलते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक। तो लेमडा वेवलेंथ में कितनी वेव एग्जिस्ट कर रही है? एक वेव। तो 1 यूनिट लेंथ में, यूनिट वेवलेंथ में कितनी वेव एग्जिस्ट करेगी? 1 अपॉन लेमडा। तो यूनिट वेवलेंथ में, लेमडा वेवलेंथ में एग्जिस्ट करती है 1 वेव, तो यूनिट वेवलेंथ में एग्जिस्ट करेगी 1 अपॉन लेमडा वेव। तो 1 अपॉन लेमडा को हम बोलते हैं वेव नंबर। इतनी नंबर में वेव्स एग्जिस्ट करेगी यूनिट वेवलेंथ में, यूनिट वेवलेंथ में। तो देखिए, 1 अपॉन लेमडा इज नोन एज वेव नंबर, जिसको हमने न्यू बार से भी डिनोट किया है। तो आप न्यू बार बोल लीजिए या 1 अपॉन लेमडा बोल लीजिए। न्यू तो है फ्रिक्वेंसी, न्यू बार है वेव नंबर, इट मीन्स 1 अपॉन लेमडा। तो वो हमें कितना मिला? m⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H³ और ये एज इट इज 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। यहाँ मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि n1 जो है वो कम है, n2 ज़्यादा है। इट मीन्स n2 अपर ऑर्बिट है, n1 लोअर ऑर्बिट है। अब देखिए, ये वाली जो टर्म है, ये जो कांस्टेंट टर्म है, इसमें सब कॉन्स्टेंट्स है। देख लीजिए आप, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, 8 कांस्टेंट है ही, एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, H प्लैंक कांस्टेंट, C वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये सारी जो टर्म्स है इसमें वो सब कॉन्स्टेंट्स है। क्लियर है बात। तो इसको हम एक नया कांस्टेंट बोल सकते हैं। इन सब कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें, इसको सोल्व कर लें हम, तो एक नया कांस्टेंट मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग जो है वो भी साइंटिस्ट का नाम है। रिडबर्ग कांस्टेंट के नाम से बोल रहे हैं इस न्यू कांस्टेंट को। इन सब कांस्टेंट्स को सोल्व करने पर यहाँ हमें एक नया कांस्टेंट जो मिलेगा, उसको हम कैपिटल R से डिनोट कर रहे हैं, नाम दे रहे हैं उसको रिडबर्ग कांस्टेंट। तो देखिए, मैं यहाँ R पुट कर सकता हूँ, तो फॉर्मूला क्या मिलेगा मुझे? न्यू बार और 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू, इसके प्लेस पे कैपिटल R और ये एज इट इज। क्लियर बात। वेयर n2 ग्रेटर देन n1, इसकी हम पहले बात कर चुके हैं। क्लियर बात। और इस फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला मिला हमें किसके लिए? वेवलेंथ के रेसिप्रोकल के लिए। ध्यान रखिएगा, ये वेवलेंथ के लिए नहीं है फॉर्मूला, ये वेवलेंथ के रेसिप्रोकल के लिए है फॉर्मूला। इट मीन्स 1 अपॉन लेमडा के लिए है। तो यहाँ से हम लेमडा निकाल सकते हैं। आप पहले 1 अपॉन लेमडा निकाल लीजिए, फिर उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो आपको लेमडा मिल जाएगा।
क्लियर बात। इट मीन्स वो वेवलेंथ मिल जाएगी जिस वेवलेंथ के रेडिएशन का एमिशन होगा जब इलेक्ट्रॉन अपर ऑर्बिट N2 से लोअर ऑर्बिट N1 में ट्रांजिशन करेगा। क्लियर बात। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फॉर्मूला यूज भी लेंगे। किस टॉपिक में? जब हम हाइड्रोजन एटम के लाइन स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रल सीरीज की बात करेंगे। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज। तो उन सीरीज की जब हम बात करेंगे तो ये फॉर्मूला हम वहाँ अप्लाई करेंगे। अब देखिए आर का वैल्यू हमने बताया है। मैंने कहा था कि यहाँ इन कॉन्स्टेंट्स के वैल्यू आप पुट कीजिए और इसको सोल्व कीजिए तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 1.03 इंटू 10⁻⁷। ध्यान रखिएगा -7 नहीं है, +7 है। 1.03 इंटू 10⁻⁷ मीटर इन्वर्स। मीटर इन्वर्स क्यों मिला? क्योंकि लैम्डा वेवलेंथ है, वेवलेंथ डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, लेकिन ये 1/λ है। इट मीन्स डिनोमिनेटर में मीटर है तो ऊपर जाएगा तो मीटर इन्वर्स हो जाएगा। क्लियर बात। लैम्डा का यूनिट होता है मीटर, तो 1/λ का यूनिट होगा मीटर इन्वर्स, और जो 1/λ का यूनिट है वही यूनिट होगा आर का। क्लियर बात। तो आर का यूनिट हमने ये बताया, आर का नाम दिया है हमने रीडबर्ग कांस्टेंट। और ये जो फॉर्मूला है 1/λ के लिए, इट मीन्स वेव नंबर के लिए, वेव नंबर के लिए उसको हम बोल रहे हैं रीडबर्ग फार्मूला। बोर्ड एग्जाम में रीडबर्ग फार्मूला पूछा जाता है, ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए। क्लियर बात। अब देखिए यहाँ तो हमने ये बताया है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो बामर सीरीज है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस हमें देखने को मिलती है। विजिबल रीजन में कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को मिलती है जिनको हम बामर सीरीज बोलते हैं। और ये फॉर्मूला तो बाद में दिया था बोर्ड ने, लेकिन बामर सीरीज जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन की जो स्पेक्ट्रल सीरीज है वो पहले ही देखी जा चुकी थी। किसके द्वारा? साइंटिस्ट बामर के द्वारा, साइंटिस्ट बामर के द्वारा। और साइंटिस्ट बामर ने वो जो बामर सीरीज है जो कि विजिबल रीजन में हम देखने को मिलती है, जिसकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे, तो उस बामर सीरीज में जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइंस है, जितनी भी रेडिएशंस है, उनकी वेवलेंथ के लिए ये फॉर्मूला दिया था साइंटिस्ट बामर ने। और बामर के रेस्पेक्ट में ही उस सीरीज़ का फिर नाम है बामर सीरीज। तो बामर ने ये फॉर्मूला पहले ही दे दिया था, ये फॉर्मूला तो बाद का है, ये फॉर्मूला तो बाद में बोर के एटॉमिक मॉडल के बेस पे हमने डेराइव किया है। लेकिन ये जो बामर फॉर्मूला है ये साइंटिस्ट बामर पहले ही दे चुका था। फॉर्मूला क्या था? 1/λ इजिकल टू आर 1/2² माइनस 1/n², 1/n²। तो इस फॉर्मूले में बामर ने इस कांस्टेंट का जो वैल्यू बताया था वो वैल्यू था 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इन्वर्स। और बोर के फॉर्मूले से, इट मीन्स यहाँ जो बोर की एटॉमिक थ्योरी के बेस पे जो हमने फार्मूला डेराइव किया है, जिसको हम रीडबर्ग फार्मूला बोल रहे हैं, वैसे बोर फार्मूला नहीं बोल रहे हैं, रीडबर्ग फार्मूला बोल रहे हैं इस फार्मूले को, लेकिन बोर की एटॉमिक थ्योरी के बेस पे ये फार्मूला डेराइव किया है हमने। तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले में इन कॉन्स्टेंट्स के वैल्यू अगर आप पुट करके आर का वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये मिलता है। इट मीन्स थ्योरेटिकल वैल्यू तो ये है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये है। एक्सपेरिमेंट्स में जो वैल्यू मिला था बामर को वो ये था वैल्यू, उसको जो मिला था। तो थ्योरेटिकल वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के अप्रोक्स इक्वल ही है। देख लीजिए आप, ये 1.03, ये 1.09। क्लियर है बात। तो ये अप्रोक्स इक्वल ही है। तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। थ्योरेटिकल वैल्यू बामर को जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिला था आर का, उसके अप्रोक्स इक्वल ही है। तो इन दोनों का अप्रोक्स इक्वल होना इस बात को प्रूव करता है कि बोर एटॉमिक मॉडल जो है वो सही है, बोर एटॉमिक थ्योरी सही है। देखिए यहाँ बताया है, दिस इक्वलिटी बिटवीन द थ्योरेटिकल and experimental values of the Rydberg constant provided a striking confirmation of the Bohr's model.
क्लियर बात कि बोर की एटॉमिक थ्योरी सही है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स से जो आर का वैल्यू मिला था वही वैल्यू बोर ने अपनी एटॉमिक थ्योरी जो दी है उसके बेस पे जो फॉर्मूला मिला है हमें, उससे भी आर का वही वैल्यू मिला है अप्रोक्स। क्लियर बात। तो एग्जाम में नहीं लिखनी है आपको, ये तो मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दी है, यहीं तक लिखना है, यहीं तक। अब आगे देखिए, तो ये तो हमें 1/λ के लिए फॉर्मूला मिल गया था, रिडबर्ग फॉर्मूला मिल गया था। अगर हमें फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला निकालना हो तो हम क्या करें, देखिए आप, अभी ये न्यू का फॉर्मूला हमें ये मिला था, न्यू के प्लेस पे हमने c/λ पुट कर दिया था, तो फॉर्मूला ये था, इट मीन c/λ जो था वो न्यू ही था। तो यहाँ 1/λ है, जबकि c/λ होता है न्यू। तो मैं 1/λ को वापस c/λ बनाना चाहूँ अगर, इट मीन्स फ्रिक्वेंसी बनाना चाहूँ अगर, तो मुझे LHS एंड RHS को वापस c से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो इसको c से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये c/λ हो जाएगा, और c/λ ही तो क्या होता है, न्यू होता है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन के, इस फॉर्मूले के LHS एंड RHS को c से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो c/λ इजिकल टू RC, देखिए आप यहाँ c/λ इजिकल टू RC, और ये एज इट इज। तो अब c/λ को मैं क्या बोल सकता हूँ, न्यू बोल सकता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ हमने c/λ को ही तो न्यू बोला था। तो c/λ इजिकल टू न्यू, तो यहाँ न्यू पुट कर दूँ तो न्यू इजिकल टू RC 1/n1² माइनस 1/n2²। क्लियर बात। तो ये फ्रिक्वेंसी के लिए फॉर्मूला मिल गया, और वो जो रिडबर्ग फॉर्मूला है वो वेवलेंथ के लिए। तो इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं कि n1 एंड n2 के जो वैल्यू है वो इंटीजर वैल्यू है। तो n1 n2 के इंटीजर वैल्यू पुट करेंगे तो न्यू का जो वैल्यू मिलेगा आपको, वो न्यू का हर वैल्यू पॉसिबल नहीं है, न्यू के कुछ स्पेसिफिक वैल्यू ही पॉसिबल होंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में कुछ स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज़ के रेडिएशंस ही देखने को मिलते हैं, सभी फ्रिक्वेंसी के रेडिएशंस देखने को नहीं मिलते। इट मीन्स हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होगा, वो लाइन स्पेक्ट्रम होगा, वो लाइन स्पेक्ट्रम होगा। लाइन स्पेक्ट्रम का मीनिंग ये हुआ कि उसमें कुछ स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस ही, कुछ स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की स्पेक्ट्रल लाइंस ही देखने को मिलेगी। सभी फ्रिक्वेंसीज़ की स्पेक्ट्रल लाइंस स्पेक्ट्रम में हमें नहीं मिलेगी। तो ये प्रूव हो गया कि हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स ही एग्जिस्ट करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि n1 एंड n2 यहाँ जो है उनके इंटीजर वैल्यू ही पॉसिबल है, क्योंकि n1 n2 यहाँ हम ऑर्बिट्स के लिए बता के चल रहे हैं, और n1 n2 के वैल्यू इसी तरीके से होंगे। किस तरीके से? 1 2 3 4 5 इसी तरीके से, मीन्स इंटीजर वैल्यू ही पॉसिबल है। तो इंटीजर वैल्यू यहाँ पुट करके आप न्यू कैलकुलेट करेंगे तो कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही निकल के आएगी न्यू के लिए। क्लियर है बात? तो ये हमारा वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है हाइड्रोजन एटम के लाइन स्पेक्ट्रम के लिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रल सीरीज की, जिसमें लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज की हम बात करने वाले हैं। क्लियर है? थैंक यू।